बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे। एंड बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 6 का। ठीक है बेटा, कल तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था, हमारी जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लास्ट टॉपिक देखा था। ठीक है, अब हम बेटा आज डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक जो क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है और उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, तो बेटा जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती हैं वो इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी होती है। अब हमें यही चीज डिस्कस करनी है बेटा। ठीक है, इंटरनल जो एनर्जी है बेटा उसको हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं और U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप U से भी लिख सकते हो, E से भी लिख सकते हो। वर्क जो होता है आपको पता है W से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हीट होती है बेटा उसको हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड जो एंथैल्पी होती है उसको H से एंड एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट करते हैं और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बेटा वन टॉपिक लेके चलते हैं हम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखो बेटा नेम से पता चल रहा है इंटरनल, इसका मतलब आपको पता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि खाना खाते हैं और वो पूरी की पूरी जो भी पूरा खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जैसे ही डाइजेस्ट होता है बेटा उनमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें काम में आती है, बट उसमें कंप्लीट जो एनर्जी है वो यूज में नहीं आ रही है। उसमें क्या होता है कि कुछ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, जैसे हमने एक दिन खाना नहीं खाया फिर भी हम काम कर सकते हैं, तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है जो स्टोर है वो यूज में आती है उस टाइम में जब हम प्रॉपरली खाना नहीं खा पाते। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जो सिस्टम होता है या कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, स्टोर होती है और उसी फॉर्म को बेटा हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये स्टोर होती है बेटा किसी भी सब्सटेंस के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी बताया, या तो E से रिप्रेजेंट कर दो या फिर U से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, आप देखो बेटा E और U से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक चीज और बेटा, ये जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, सिस्टम के अंदर। तो बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, दिस वन इलेक्ट्रॉनिक, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अगर मैंने बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी तो आप ये लिखोगे। ठीक है, अगर मैंने ये बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी तो आप ये लिखोगे। ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स होती है बेटा एनर्जी की, उन्हीं की तो हम स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी उसको आप EP से रिप्रेजेंट करते हो, सिस्टम के अंदर होती है। ऐसे ही मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी है तो आप इसको EC से रिप्रेजेंट करोगे। ऐसे ही जो सब्सटेंस होती है उसकी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो बेटा ये जो एनर्जी है जितनी भी डिफरेंट इनका जो सम होता है वही क्या होती है बेटा, इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, स्टोर होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। किस फॉर्म में होती है स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की फॉर्म में, न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, और बेटा इन्हीं के ही सम को आप क्या बोलते हो, इंटरनल एनर्जी। तो आप दो डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेके चलते हैं अभी हम। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है ना, और वो ग्राउंड स्टेट से अपनी फाइनल या हम कहें कि जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसलेट करता है वो। ठीक है, तो वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, एंड बेटा उसमें क्या होती है, मूवमेंट भी होती है, तो मोशन भी होता है। ठीक है, वो कौन सा मोशन होता है जब वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, तो वो बेटा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी हुई, ट्रांसलेशन
वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होती है किसी भी सिस्टम में वो क्या होती है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, तो आप काइनेटिक की जगह बेटा ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी भी लिख सकते हो। तो ये था इंटरनल एनर्जी। अब देखो बेटा, जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा फॉर अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको हमने ER से रिप्रेजेंट कर दिया एंड इसकी एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट से, EP से। ठीक है, अब बेटा अगर आपको क्या करना हो, देखो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है कि जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहती, वो क्या होती है, चेंज होती है। तो इसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो, चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, जिसको आप डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हो या फिर डेल्टा U से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बेटा, अगर आप E सिंबल ले रहे हो तो यहाँ E लिखोगे, अगर U सिंबल ले रहे हो तो U लिखोगे, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। तो बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गया, चेंज, किसमें, इंटरनल एनर्जी में, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तब। क्योंकि बेटा सिस्टम क्या है, उसके अंदर प्रैक्टिकल मतलब क्या शो हो रही है, रिएक्शन शो हो रही है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम ये देखते हैं क्या कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो डेल्टा E है वो किसमें आएगा, पॉजिटिव के अंदर। और अगर डेल्टा E पॉजिटिव, एनर्जी जो चेंजमेंट है वो अगर पॉजिटिव के अंदर आती है तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। क्लियर, अगर बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, अब क्या आ गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में बेटा जो डेल्टा E है वो क्या आएगा, देखो अगर ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया तो नेगेटिव में आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा E नेगेटिव में। इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है या फिर रिलीज हो रही है, इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम या बाय द सिस्टम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये थी इंटरनल एनर्जी चेंज, इसमें आपको ये दो पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो इंटरनल एनर्जी है इसकी बेटा यूनिट क्या होती है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो आपको पता है इसमें जूल के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं और अर्ग के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना हमेशा कि जो 1 जूल होता है वो 10 की पावर -7 अर्ग होता है, ER। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक चीज ये है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर एक तो चेंजमेंट आपको देखना है क्या होता है, एक बेटा इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, एंड आपको ध्यान रखना है क्या कि इसकी इम्पोर्टेंस या हम कहें इसकी एक मेन प्रॉपर्टी क्या क्या है। इम्पोर्टेंस लगा लो या उसकी प्रॉपर्टी लगा लो, एक ही बात है। क्या है, मैंने आपको बताया था बेटा कि इंटरनल जो एनर्जी होती है, आपको मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी, एक बताई थी मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमने जो इंटरनल एनर्जी का एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का लिया था ना। एंड बेटा मैंने आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन भी बताया था। तो अगर ये पूछते हैं इंटरनल एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो बेटा जो इंटरनल एनर्जी होती है ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, आप सभी को पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। एंड बेटा फंक्शन की अगर हम बात करें, स्टेट फंक्शन या फिर
पाथ फंक्शन। तो ये चीज ध्यान रखना, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। बेटा ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है, या फिर ये आ सकता है 1 मार्क्स में कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, आप एक्सप्लेन करो। तो थर्ड बेटा, क्योंकि आपको पता है इंटरनल जो एनर्जी है उसमें क्या होता है, स्टेट ही चेंज में, ठीक है, पाथ पे डिपेंड वो कभी नहीं करेगी। थर्ड देखो बेटा, ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर T1 है तो बेटा एनर्जी क्या होगी, E1। अगर टेम्परेचर T2 है तो एनर्जी क्या होगी, E2। समझ रहे हो कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा जो डेल्टा T चेंजमेंट ऑफ द T2 माइनस T1, ठीक है, ये क्या होता है, जीरो होता है, टेम्परेचर चेंजमेंट जीरो होता है। तो बेटा अगर ये जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। समझ आ रहा है, टेम्परेचर अगर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। दैट मीन्स ये किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर, ठीक है। तो ये थी बेटा फर्स्ट टर्म हमारी इंटरनल एनर्जी। अब हम सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं वर्क, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। वर्क क्या होता है, सभी को पता है, फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने कि वर्क क्या है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं बेटा वर्क की, ठीक है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो बेटा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, या कोई भी सिस्टम है, हमने कहा ये सब्सटेंस है, हमने इस पर क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, हमने यहां से क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स क्या होता है आप सभी को पता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेशर अप्लाई करना, वही क्या है, फोर्स है। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस सब्सटेंस पर, बेटा पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब थोड़ा सा चेंजमेंट होके ये कहाँ आ जाएगा, आगे की साइड आ जाएगा, मतलब इसमें क्या हो, इसकी पोजीशन में चेंजमेंट हुआ है। तो बेटा जब किसी भी सब्सटेंस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी को आप क्या बोलोगे, वर्क बोलते हो। क्लियर है। तो वर्क जो होता है W इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप DL से रिप्रेजेंट करोगे। D का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल चेंज, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस पर जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बेटा थोड़ा सा ही उसकी पोजीशन में चेंजमेंट आता है। ये तो है नहीं कि 1 फीट या 2 फीट के डिस्टेंस में उसमें चेंजमेंट आ जाता है, नहीं ना, कुछ सेंटीमीटर्स में आता है। तो यहाँ पर D का मतलब है स्मॉल चेंज, ठीक है। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, अभी मैंने बोला, ये हमने कहा कि ये क्रॉस एरिया सेक्शन है। तो हम यहाँ पर अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैसेस में देखो, यहाँ पर मैंने एक ले लिया है सिलेंडर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दी है एक पिस्टन, और यहाँ पर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है। इस पिस्टन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो हम ये कहते हैं इस गैस का जो ये क्रॉस एरिया सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस एरिया जो सेक्शन है उसको आपने रिप्रेजेंट किया A से, और यहाँ से बेटा आप क्या अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी गैसेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इस क्रॉस एरिया सेक्शन के अंदर, उसी को बेटा आप क्या बोलोगे, फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फोर्स जो है वो क्या होता है बेटा, क्या होता है अभी बताया, क्रॉस एरिया सेक्शन और प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इनटू क्रॉस एरिया सेक्शन। अगर बेटा हम इसको यहाँ पर रख दे, इस F की वैल्यू,
तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इंटू क्रॉस एरिया सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो देखो बेटा जो ये होता है क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले यहाँ पर थी पोजीशन, सपोज यहाँ पर इस गैस की वॉल्यूम है V1, हमने जब प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आ गई। अब ये जो वॉल्यूम है वो क्या आई है, अब V2 आई है। तो क्या हुआ बेटा, जब हम किसी क्रॉस एरिया सेक्शन को देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट। इस एरिया में ये एरिया कहाँ आ गया, नीचे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, वॉल्यूम क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम चेंज हुई है तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स वर्क, स्मॉल वर्क यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यानी कि सिस्टम के ऊपर स्मॉल वर्क हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉल को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वर्क को डब्ल्यू से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ प्रेशर एज इट इज आएगा A इंटू डी एल। अभी बताया क्या होता है स्मॉल चेंजमेंट इन वॉल्यूम। ठीक है, dV। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, देखो बेटा हमें पता है जो ये चेंजमेंट हुआ है ये कहाँ से कहाँ हुआ है, V1 से V2। अगर हम ये कहें कि इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1, एंड बेटा जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है, V2। तो अगर इस केस में देखें तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू, चेंजमेंट हो चुका है, ठीक है, तो वर्क क्या रहेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। मैं भी आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्योंकि जब आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेज आ जाती है, इंटीग्रेशन करोगे लोअर टू हायर, P1 से V2। ठीक है, dV। ये बेटा डी स्मॉल चेंजमेंट या डिफरेंशिएशन को भी शो करता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा, P V, और यहाँ आपको लिमिटेशन लगानी है V1 से V2। तो बेटा जब लिमिटेशन लगाते हो और इसको सॉल्व करते हो तो हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। और देखो बेटा जब चेंजमेंट होता है V2 से V1 में तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P डेल्टा V। क्लियर है। जैसे हमने डेल्टा E इज इक्वल टू क्या कहा था, E प्रोडक्ट माइनस E रिएक्टेंट, सेम एज इट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा V। तो ये बेटा होता है वर्क। ठीक है, अब दो चीजें आती है क्या, कि जो गैसेस जो होती हैं वो बेटा कंप्रेस भी हो सकती है और एक्सपेंड भी हो सकती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब एक्सपेंशन होता है, वर्क एक्सपेंशन, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ध्यान रखना है, मैं अभी आपको डिस्कस करने वाली हूँ, पहले ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी के। चलो नेक्स्ट में बताती हूँ वर्क एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, गैसेस के जो पार्टिकल है उनमें अगर कंप्रेशन होता है और अगर उनमें एक्सपेंशन होता है तो वो वर्क क्या होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हमें क्या, कि जो एक्सपेंशन है और जो कंप्रेशन है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, वो इस P एक्सटर्नल पर डिपेंड करेगा। ये जो प्रेशर आप दे रहे हो ना, इसको हम क्या बोलेंगे, P एक्सटर्नल। ठीक है, आप देखो सपोज करो आप क्या, कि जो P एक्सटर्नल है वो बेटा अगर ज्यादा हो जाता है प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो अच्छे से समझो। पहले आपको पता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें क्या होता है, एक पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और इन सभी प्रेशर्स को, जब पार्शियल प्रेशर्स को आप टोटल करते हो तो डाल्टन लॉ आपको बहुत अच्छे से पता है, उसको आप क्या बोलोगे, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो बेटा ये जो प्रेशर है ये है गैस का प्रेशर,
ठीक है। और बेटा जो ऊपर आप पिस्टन यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पिस्टन यूज कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ से आप क्या दे रहे हो, P एक्सटर्नल, बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। अगर ये प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बेटा प्रेशर ऑफ द गैस से ज्यादा है तो क्या होगा, देखो पहले थी बेटा वॉल्यूम V1, अब ये वॉल्यूम कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, मतलब आपने जैसे ही अप्लाई किया, मैं अलग से बना देती हूँ डायग्राम, प्रेशर क्या हो गया, आपको ये कंडीशन देनी है, तो आप क्या कहोगे कि पहले तो गैसेस का यहाँ पर लेवल था या वॉल्यूम थी V1, अब क्या हो गया बेटा, पिस्टन यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये पिस्टन है, और अब जो वॉल्यूम है अब क्या हो गई है, वॉल्यूम V2, यहाँ पर है प्रेशर ऑफ द गैस एंड यहाँ से अप्लाई किया था हमने प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल। क्लियर। तो देखो बेटा वॉल्यूम्स क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्लियर है ना ये चीज। तो देखो बेटा जो प्रेशर एक्सटर्नल क्या हुआ है, ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द गैस के, तो इस केस में बेटा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, वर्क तो हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है, ठीक है, वर्क तो हो रहा है, लेकिन ये जो वर्क है वो सिस्टम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है। जब हम बाहर से सराउंडिंग से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, बाय सराउंडिंग, और सीधा लिख दो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, वर्क हो रहा है। और जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो हमेशा जो वर्क आएगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। इसका मतलब जो वर्क था वो क्या आएगा, प्लस PdV, आपको लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, इसका मतलब प्लस ही है, हमेशा वर्क पॉजिटिव में आएगा, कब, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। ये था हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्क एक्सपेंशन। देखो बेटा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वॉल्यूम में चेंजमेंट आ रहा है, तो हम इसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, क्या, कि अब जो वर्क होगा ये वाला, इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वर्क एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो गैस क्या हो रही है बेटा, एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब कोई भी वर्क सिस्टम के ऊपर किया जाता है तो गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है, और गैस जब कंप्रेस होगी तो उसको क्या बोलोगे, वर्क कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो बेटा सेकंड केस हम देखते हैं, सेकंड क्या, कि इफ P external is less than P gas, मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, तो इस केस में क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर आपके पास ये पिस्टन थी, ठीक है, एंड ये गैसेस, इस केस में बेटा V1 इज ग्रेटर देन V2 है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें देखो बेटा ये है वॉल्यूम V1 और इसका प्रेशर है P, एंड यहाँ पर है बेटा P एक्सटर्नल, और ये आपकी है पिस्टन, ये यूज की हुई है ना पूरी ये वाली, ये आपकी क्या है, पिस्टन है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हुआ कि अगर ये वाली कंडीशन आई तो प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है तो पिस्टन बेटा कहाँ जाएगी, अपर साइड, जैसे ही पिस्टन अपर साइड जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ P एक्सटर्नल है, ठीक है, एंड यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल्स हैं। अब वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई है, V2, इस केस में V2 इज ग्रेटर देन V1 है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर जब क्या हो रहे हैं, गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम जिसके अंदर गैस फिलअप है, सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, और जब वर्क करता है कोई भी सिस्टम तो उसमें गैस अगर लेते हैं तो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ये चीज ध्यान रखना, एक्सपेंशन हो रहा है उसमें, ठीक है।
और बेटा जब एक्सपेंशन होता है, वर्क जब करता है कोई भी सिस्टम, तो बेटा उसका जो वर्क होगा वो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस PdV। क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने आपको दो कंडीशन बताई है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर P एक्सटर्नल ज्यादा है तो बेटा गैसेस जो होंगी वो क्या होंगी, कंप्रेस होंगी और वर्क हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो कंप्रेशन के लिए वर्क पॉजिटिव एंड बेटा एक्सपेंशन के लिए वर्क हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव। और ज्यादा क्या होता है बेटा, सिस्टम ही वर्क करता है, तो हम मोस्टली क्या लेके चलते हैं, इसको नेगेटिव में ही लेके चलते हैं। तो आई होप सभी की क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन। अब हम इसमें और भी 2-3 पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो वर्क है उसकी जो यूनिट है वो सेम एज इट इज इंटरनल एनर्जी की जैसे ही होता है। ठीक है, यूनिट दोनों की सेम होती है। क्लियर? तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं क्या, कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम देखें क्या वर्क एक्सपेंशन, तो क्या होता है क्या नहीं होता, वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी। और बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम क्या देखेंगे, वर्क एक्सपेंशन। ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए बात करेंगे हम। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक आता है इसी में वर्क के अंदर, नेक्स्ट पार्ट। बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा समझना है बस। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, अगर बेटा आप अपना काम खुद से करते हो तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, यूज में आ रही है और कम होते हुए जा रही है। तो वो किस में हो रही है बेटा, कम हो रही है, दैट मीन्स नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर आपके माइंड में नहीं रहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप बस ये ध्यान रखना कि जैसे हम काम करते हैं, हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी कम होती चली जाती है, तो दैट मीन्स नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे ही अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क किससे हो रहा है, सिस्टम के द्वारा हो रहा है, बाय द सिस्टम, तो वो किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, और अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, जैसे आप अपने काम खुद नहीं कर रहे हो, कोई और आपके काम सभी कर रहे हो, जैसे होमवर्क का काम है, अगर होमवर्क आप कर रहे हो तो आपने खुद ने किया, अगर आपने नहीं किया, अपने ब्रदर या सिस्टर से आपने करवाया, तो आपकी एनर्जी तो आपकी वेस्ट हुई नहीं। इसका मतलब आपकी एनर्जी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो अगर किसी बच्चे के ध्यान नहीं रहता है तो। नेक्स्ट बेटा देखो, हम देख रहे हैं वर्क एक्सपेंशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal reversible process of an ideal gas। ठीक है, आप देखो बेटा, इसमें हमें देखना है, आपको इतना तो ध्यान है कि वर्क इज इक्वल टू, माइनस में लेके चलना है, मैंने आपको बोला है, क्योंकि जैसे आप हमेशा अपने काम खुद से करते हो, सेम एज इट इज सिस्टम हमेशा वर्क करता है, तो माइनस में लेके चलना है। ठीक है, एंड PdV एंड बेटा लिमिटेशन V1 से V2, ये आपने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने सीधा ये उठाया है, ये वाला पोर्शन। अब देखो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, nRT बाय V। आप क्या करोगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ P पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो तो क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस V1 से V2 हमने लिमिटेशन लगाई हुई है, nRT बाय V dV। ठीक है, आप देखो बेटा, जो कांस्टेंट होती हैं चीजें वो हम हमेशा आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो सिंबल शो कर रहा है इंटीग्रेशन का और हमने लिमिटेशन लगाई है, ये वेरिएबल है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या हो गया है, कांस्टेंट। आपको पता है N और R भी यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो W इज इक्वल टू माइनस nRT आपने बाहर ले लिया। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है इसीलिए ये कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। V1 से V2 लिमिटेशन लगा दी आपने, एंड बेटा 1/2
बाय वी, क्योंकि यहाँ वी बचा हुआ है एंड डी वी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग आपने देख पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नेचुरल लॉग के अंदर। तो आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस NRT, और यहाँ पर आएगा नेचुरल लॉग को हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वॉल्यूम dV बाई V। ठीक है, एंड बेटा आपने लिमिटेशन लगा दी V1 से V2। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जब ये पुट करोगे तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ W इज इक्वल टू माइनस NRT। ठीक है, अब देखो ln V2 माइनस ln V1। ठीक है, नेचुरल लॉग दोनों के साथ आएगा, और पता है हायर टू लोअर होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसमें देखो नेचुरल लॉग कॉमन अगर हम लेते हैं तो माइनस NRT नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग बेटा ये होता है लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस ऑफ 10 के अंदर, और वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है बेटा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, 2.303 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है, देखो नेचुरल लॉग है, अब ये V2 माइनस V1, माइनस की टर्म है, अगर हम नीचे ले आए तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं V2 डिवाइडेड बाय V1। क्लियर है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, देखो W इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, जो लॉग है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको हमें कन्वर्ट करना है लॉग बेस ऑफ 10 में। तो बेटा इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 लॉग बेस ऑफ 10। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नेचुरल लॉग की, इसे हमें लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, माइनस 2.303 NRT लॉग, अब लिखोगे आप लॉग V2 डिवाइडेड बाय V1। क्लियर है। और बेटा आपका ये आ गया है वर्क एक्सपेंशन, किसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, आप देखो बेटा इसी में ही मैं आपको और भी समझाती हूँ क्या, कि जब आइसोथर्मल की बात आती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अभी हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो बेटा आपने गैस लो पढ़ा था, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगैड्रो, गे-ल्यूसेक पढ़ा था ना। तो बेटा टेम्परेचर कौन से लो में कांस्टेंट था, वॉल्यूम और प्रेशर में वेरिएबल था। तो आपने पढ़ा था बॉयल्स कांस्टेंट, पढ़ा था ना। तो बॉयल्स लो, तो बॉयल्स के अकॉर्डिंग बेटा हमने क्या देखा था, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें ये क्या देखना है कि V2 बाय V1, ये V2 था, V1 इधर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर क्या है बेटा P1, और ये क्या आ गया नीचे P2। क्लियर। तो देखो बेटा V2 बाय V1 की जगह हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, तो हम कह सकते हैं वर्क एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग P1 बाय P2। क्लियर है। ठीक है, तो बेटा जब आपके पास न्यूमेरिकल आता है, वॉल्यूम में अगर पूछा है, वॉल्यूम दी हुई रहती है तो आप ये वाला पुट करना, प्रेशर दी हुई रहता है तो ये वाला पुट करना। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके लिए हैं, आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन के। वर्क एक्सपेंशन है ये, और नेगेटिव के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे थे, तो अगर आपको वर्क एक्सपेंशन पूछा जाता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कंपैरिजन करके, तो आप क्या आंसर दोगे, वो मैं अभी आपको और बता दूं। देखो बेटा रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है, इस केस में आपको ध्यान रखना है प्रेशर जो है कौन सा, एक्सटर्नल प्रेशर।
वो ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बेटा रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो आप मान के चलो कि आपका जो रिएक्टेंट है वो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो पहले आप इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर क्या कर रहे हो बेटा, इंक्रीज कर रहे हो, तब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जब वही प्रेशर आप क्या करने लग जाते हो, डिक्रीज करने लग जाते हो। तो जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही बेटा अगर प्रेशर को आपने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिक्रीज, तो रिएक्शन फिर किस वे में होने लग जाती है, बैकवर्ड में। इसका मतलब वो रिवर्सिबल है, रिवर्स हो रही है। तो आपको यहाँ पी एक्सटर्नल याद रखना है। वो क्या है, देखो बेटा कि अगर गैसेस के जो पार्टिकल है आपने यहाँ पिस्टन अप्लाई की थी, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आप पी एक्सटर्नल दे रहे हो। तो जब आप प्रेशर एक्सटर्नल इंक्रीज कर रहे हो तो बेटा जो गैसेस है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। और जैसे ही आपने पी एक्सटर्नल क्या कर दिया है, प्रेशर देना बंद कर दिया है, तो बेटा जो गैसेस पार्टिकल है वो वापस एक्सपेंड होने लग जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो पी एक्सटर्नल है वो क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा जो पी एक्सटर्नल है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कम या ज्यादा आप ले सकते हो, यानी कि चेंज हो रहा है। बट जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेटा आपने स्टार्टिंग टेम्परेचर प्रेशर दे दिया है, ठीक है, उसके बाद प्रेशर आप कांस्टेंट रख देते हो। तो इसका मतलब उसमें वॉल्यूम में तो चेंजमेंट हो गया, लेकिन आप प्रेशर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो मैं आपको ग्राफ बता दी। तो इसमें ध्यान रखना कि जो पी एक्सटर्नल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसमें पी एक्सटर्नल क्या होता चला जाता है, डिक्रीज। क्योंकि पहले इंक्रीज करें फिर वो डिक्रीज ही होता हुआ चला जाएगा जब वॉल्यूम चेंज होगी, ठीक है। तो देखो बेटा इसके अंदर अगर मैं ग्राफ बताऊं आपको, ध्यान रखना है वर्क एक्सपेंशन टॉपिक है आपका, वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम वर्क एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको क्या, कि जो पी एक्सटर्नल है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो पी एक्सटर्नल है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर है बेटा वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। तो आपने पहले क्या रखा, प्रेशर हाई रखा है, तो गैसेस क्या हो रही है, डिक्रीज, गैसेस क्या हो रही है, उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हमने कहा सपोज यहाँ पर आपका एक्सटर्नल प्रेशर हाई है, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम पहले क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम 0 तो हो नहीं सकती, ये वाला पॉइंट लेके चलो। तो यहाँ पर आपकी जो वॉल्यूम आई वो क्या है, V1, और ये बी पॉइंट में वॉल्यूम क्या आई है, V2, ठीक है। इसका मतलब पी एक्सटर्नल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन सी प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन बेटा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें आप लोगे कि ए था वो कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, यहाँ हम कहें कि वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज हो रही है V1 से V2। तो देखो अगर इस केस में देखें तो प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर बेटा कांस्टेंट। ये किसके लिए होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्लियर है। तो बेटा रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रही है V1 से V2, बट बेटा इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड वॉल्यूम चेंज हो जाती है V1 से V2, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जिसमें मेन पॉइंट ये है बेटा, ठीक है। वॉल्यूम दोनों में चेंज हो रही है V1 से V2, बट बेटा इसमें प्रेशर एक्सटर्नल डिक्रीज हो रहा है, बट इसमें क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। तो ये था वर्क एक्सपेंशन फॉर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो बेटा आपसे अगर पूछा जाता है क्या कि जो वर्क रिवर्सिबल है और जो वर्क इरिवर्सिबल है इसमें से कौन सा वर्क ज्यादा होता है, ठीक है।
तो देखो बेटा इसमें जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले हमने इंक्रीज किया, फर्स्टली इंक्रीज, देन फिर वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज, जब वॉल्यूम चेंज हो गई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना कि जो प्रेशर है अगर वो चेंज हो रहा है तो वर्क भी वहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो वर्क रिवर्सिबल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क इरिवर्सिबल, क्योंकि इस केस में प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए वर्क इरिवर्सिबल होगा कम। ठीक है, ये चीज और आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा, अब वर्क का आपका कंप्लीट हो गया जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए, पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ हीट, देन हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हीट और वर्क से रिलेटेड। हीट बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बेटा, हीट जो होती है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म ही है, बट इसमें क्या होता है, हीट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। लेकिन कब कन्वर्ट होती है, ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब आप डिफरेंट करते हो, मतलब T1 से T2 इंक्रीज करते हो, तो क्या होता है बेटा कि जो चेंजमेंट होता है एनर्जी की फॉर्म में, उसी को आप क्या बोलते हो, हीट बोलते हो। ठीक है, और अगर चेंजमेंट हुआ है दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, वर्क भी होगा। तो जो हीट है वो किस पर डिपेंड करती है, वो वर्क पर डिपेंड करती है। ठीक है, एंड बेटा किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आपको ध्यान रखना है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो जो ट्रांसलेशन या हम कहे कि हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो एनर्जी चेंज हो रही है वो क्या होगा, आपका हीट। ठीक है, अब देखो बेटा हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर होती है, उसकी खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, और अगर उस सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके ऐसे हम एक्सटर्नल क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, हीट। ठीक है, तो हीट और इंटरनल एनर्जी में ये डिफरेंस से ध्यान रखना है आपको। और जो ये है क्या कर रही है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और बेटा वर्क पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, एंड हीट की अगर यूनिट पूछा जाता है आपसे तो वो होती है बेटा कैलोरी। ठीक है, आपको कैलोरी ध्यान रखनी है, और कैलोरी हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं और एनर्जी की एक यूनिट और क्या होती है, जूल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 कैलोरी है वो किसके इक्वल होती है, 4.18 जूल के इक्वल होती है। क्लियर है, तो ये है हीट। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो वर्क एंड जो हीट है वो पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, जो हमने पढ़ा था वर्क एंड हीट इज अ स्टेट, सॉरी पाथ फंक्शन। दोनों पाथ फंक्शन है। ठीक है, वो कैसे है वो आप एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करोगे कि सपोज एक यहाँ पर A है और यहाँ पर है B। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम V1 है पहले गैसेस पार्टिकल की, देन वॉल्यूम चेंज हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है V1 से V2। क्लियर, तो देखो बेटा इसमें हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स। क्या होता है कि जो A और B है, एक पॉइंट्स है वॉल्यूम के। ठीक है, तो देखो ये सीधा यहाँ B कन्वर्ट हो सकता है, वॉल्यूम कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, A B में कन्वर्ट होने के लिए ये वाला पाथ भी हो सकता है एंड बेटा ये वाला पाथ भी हो सकता है ना। तो आपको 3 पाथ दिख रहे हैं। तो जब A B के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस केस के अंदर
बेटा आपके पास डिफरेंट पाथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो वर्क और हीट है, इन ग्राफ के बेस पे हम बोलेंगे कि वर्क और जो हीट है वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, पाथ पर डिपेंड कर रही है, ना कि स्टेट पर। इसीलिए क्या है ये पाथ फंक्शन। क्लियर है। तो ये बेटा होता है कि वर्क और हीट का अगर पूछा जाता है तो आप बताओगे। इंटरनल एनर्जी का पूछा जाता है तो वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है इंटरनल एनर्जी एंड जो हीट है वो पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन। तो आप ये कहोगे इंटरनल जो एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, पर जो हीट है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करती है ना कि उस पर, ठीक है, स्टेट पर। क्लियर। तो ये है बेटा हीट कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको कहा था कि जो हीट है वो वर्क पर डिपेंड करती है। एक्चुअल में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो होता है Q प्लस W, ठीक है। Q यानी कि हीट एंड वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर आपको हीट निकालनी है तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा U माइनस W। तो ये इस पर डिपेंड कर रही है, वर्क माइनस में और प्लस में, दोनों में हो सकता है। तो हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर ये था आपके पास हीट के बारे में, वर्क के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में। कल हम न्यू टॉपिक लेकर आएंगे बेटा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको प्रॉपरली रीड करना है, इसको समझना भी है एंड नोट डाउन भी करना है, ठीक है बेटा। टेक केयर।